नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक 10 बजे प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार ये कहते हैं, बताते हैं कि हमारा वक्त बदला लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। हम उन्हीं तेवरों के साथ लगातार हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हम अक्सर जो डे टू डे घटनाएं होती हैं उनका जिक्र करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, पर रोजाना जो घटनाएं घटती हैं कई बार वो हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाती हैं। और जब हम इतिहास में बहुत पीछे जाते हैं तो दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं कि इतनी पुरानी बातों का आज क्यों जिक्र हो रहा है, आखिर इसकी प्रासंगिकता क्या है। लेकिन दूसरा जो मत है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई देश अपने इतिहास की गलतियों से सीखता नहीं तो फिर वो अपने इतिहास को दोहराता है। आज दो टूक में मैं आपको कुछ पीछे ले चलूंगा, साल 1962 में ले चलूंगा। और मैं आपको साल 1962 में यूं ही नहीं ले जा रहा हूं, इसके पीछे भी एक पर्पज है। दरअसल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप जानते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पद है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनका एक बयान जो है वो सुर्खियों में है। और सीडीएस जनरल चौहान का जो बयान है वो उन्होंने 1962 के भारत और चीन युद्ध के संदर्भ में दिया। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 1962 के युद्ध में भारत की सेना ने, भारत के जो रणनीतिकार थे, उन्होंने भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल न करके बहुत बड़ी रणनीतिक भूल करी। अगर 1962 के युद्ध में भारत अपनी वायुसेना का इस्तेमाल कर लेता तो भारतीय जो थल सेना थी उसको अपनी तैयारियों का मौका मिल जाता और चीन इतना आक्रामक ना हो पाता। इसके मायने समझते हैं आप? ये यूं ही दिया बयान नहीं है। 1962 में जो नेहरू जी थे, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री और भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था, उनकी गलतियों, उनकी रणनीतिक भूलों के ऊपर इस देश में बहुत बार चर्चा की जा चुकी है। 1962 में किस तरह से हम चीन के हाथों हमने मात खाई, उसको लेकर जो दर्द है वो आज भी जो है हमें चुभता है। और इसलिए चुभता है क्योंकि 1947 के बाद भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक भारत कोई युद्ध नहीं हारा। सिर्फ एक युद्ध, 1962 का युद्ध जो है वो हम चीन से हारे। और सिर्फ हारे नहीं बल्कि उस युद्ध के बाद चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और आज भी जब चीन के एग्रेशन की बात होती है, आज भी जब चीन के विस्तारवादी रवैये की बात होती है, तो आज के संदर्भ में जब डिबेट होती है, चर्चा होती है, तो फिर यह बात भी जरूर उठती है कि 1962 में चीन ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और आज भी वो उस जमीन पर बैठा हुआ है। तो सवाल यह है, चीन को आखिर किसने ये लाभ दिया? हमारी ऐसी कौन सी भूल थी, कौन सी चूक थी जिसके कारण भारतीय सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा? आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि सीडीएस जनरल अनिल चौहान का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज का दो टूक का मेरा शीर्षक जो है वो आपको बता दूं। आज दो टूक का मेरा शीर्षक 1962 नेहरू की भूल, चुभते हैं आज भी हार के शूल। जी हां, नेहरू की यह भूल थी, लेकिन भूल क्या था? भूल से बड़ी बात इसको कहना चाहिए। 1962 नेहरू की भूल, चुभते हैं आज भी हार के शूल, क्योंकि उसके बाद चीन जो है लगातार डोमिनेट करता रहा और भारत को लेकर भारत में हमेशा ये साइकोलॉजी बन गई कि हम चीन से कमतर है। हालांकि आज इस तरह की साइकोलॉजी से भारत उभर चुका है, उभरने की कोशिश भी कर रहा है। भारत अपनी रक्षा जो नीति है उसको मजबूत भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो 62 की हार है उसके शूल आज भी हमें चुभते हैं। और आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान के बाद ये जो शूल हैं एक बार फिर से जो है सीने में चुभ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर की धार समझिए। दरअसल किस कंटेक्स्ट में ये बयान आया और इसको क्यों हम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, क्यों हम दो टूक में इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये मैं आपको खबरधार में समझाता हूं। इस खबर को समझिए।
1962 के युद्ध में चीन से हमें जो हार मिली वो दरअसल सेना की हार नहीं थी। भारतीय सेना जो है पूरी जांबाजी से लड़ी थी, सेना की नहीं बल्कि नेहरू, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की नीतियों की हार थी। इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं? नेहरू की गलत नीतियों और अदूरदर्शिता की कमी पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 1962 की हार पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन अब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान सुर्खियों में है और उन्होंने एक पुस्तक विमोचन के मौके पर यह बयान दिया जो सुर्खियों में है। कल इस पुस्तक का विमोचन हुआ था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 1962 के युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल न करना गलत निर्णय था, गलत फैसला था। हमने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया। पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल एसएसपी थोराट की आत्मकथा है, जो युद्ध के समय ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे। उस समय ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे, उनकी आत्मकथा का हिस्सा है। जनरल थोराट की किताब में आक्रामक चीन और नेहरू सरकार की ढीली प्रतिक्रियाओं का विस्तार से वर्णन है कि किस तरह से जो है चीन आक्रामक था और भारत की नीतियां ढुलमुल थी। किताब में यह भी वर्णन है कि नेहरू के दौर में राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में गहरे मतभेद थे। नेहरू जो है वो सैन्य, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनकी सुनते ही नहीं थे। थोराट लिखते हैं कि आर्मी चीफ और मैंने कई बार प्रधानमंत्री नेहरू को स्थिति की गंभीरता को समझाने की कोशिश की। चीन कैसे एग्रेसिव हो सकता है, भारत की क्या कमियां है, उसको लेकर कई बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें नाकाम रहीं। किताब के अनुसार प्रधानमंत्री नेहरू इस गफलत में थे कि चीन कभी भारत के खिलाफ कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। उनको लगता था चीन तो हमारा बहुत प्रिय मित्र है। जनरल थोराट ने चीन की चुनौतियों को लेकर 8 अक्टूबर 1959, ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। उन्होंने, जनरल थोराट ने चीन की चुनौतियों को लेकर, भारत की तैयारियों को लेकर 8 अक्टूबर 1959 को एक विस्तृत लिखित रिपोर्ट नेहरू सरकार को सौंपी थी, अक्टूबर 1959 में। लेकिन हुआ क्या? 1959 की यह रिपोर्ट नेहरू ने 3 साल बाद, कल्पना कीजिए, नेहरू जी ने रिपोर्ट 3 साल बाद 1962 में तब पढ़ी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोचिए, सेना का एक अधिकारी एक रिपोर्ट लिख रहा है, भारत की जो तैयारियों पर रिपोर्ट लिख रहा है, चीन की आक्रामक रणनीति क्या हो सकती है उस पर रिपोर्ट लिख रहा है, लेकिन 3 साल तक वो रिपोर्ट जो है नेहरू जी की सरकार में धूल फांकती रही और वो रिपोर्ट तब नेहरू जी ने पढ़ी जब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा आप सुन लेते हैं लेफ्टिनेंट सीडीएस जनरल जो अनिल चौहान है, उन्होंने क्या कहा और इसको लेकर और भी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनिए और उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे। I think General Thorat had in mind use of Air Force, which the government did not permit. We would have had significant advantage during the 62 conflict, shorter turnaround times, a favorable geography, and the ability to bring maximum payloads to bear with maximum all-out weight on the enemy. Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare. In those days, I think use of Air Force was considered escalatory. This is, I think, no longer true, and Op Sindoor is an apt example of this. जो उनका बयान है 62 का, वो हम सब एग्री करते हैं और वो हिस्टोरियन भी कहते हैं कि उस वक्त एयर फोर्स को इस्तेमाल उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अलाउ नहीं किया था। जो उस वक्त के आर्मी अफसरों का बयान है उनसे पता चलता है। हम तो उसमें बहुत छोटे थे 62 में, लेकिन
यस, एयरफोर्स जो भी हमारे पास थी, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता तो चाइनीज़ को, जो इन्वेडिंग आर्मी थी चाइनीज़ को, उसको रोका जा सकता था। और बहुत सारा एरिया जो चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई किया उसको आप वापस ले सकते थे। 62 और ऑपरेशन सिंदूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय पॉलिटिकली, मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली तमाम डिसीजन गलत थी 62 में। ऑपरेशन सिंदूर में हर कुछ सही था। उस समय जो प्रधानमंत्री नेहरू थे 62 में बड़े कमज़ोर थे, पॉलिटिकल लीडरशिप इनडिसाइसिव थी और वैसिलेटिंग थी, कंफ्यूज थे, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन वो बड़े एरोगेंट थे इस समय, और किसी प्रकार की कोई जॉइंटनेस नहीं थी, कोई इंटीग्रेशन नहीं थी। तो ये आपने तमाम बयान सुने। मैंने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का भी बयान सुनवाया और जो रिएक्शन है वो भी सुनवाए, और इसको लेकर एक छोटा सा जो आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से एक रिएक्शन, जो हालांकि वो ऑन कैमरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक सांसद ने कहा है कि दरअसल जनरल जो अनिल चौहान हैं उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया था और उनको जो है तरक्की दी गई, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अब ये जो बयान है, ये जो बात कही गई, ये भी अपने आप में लगता है कि सेना को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना और भारत की सुरक्षा को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना कितना सही है। बहरहाल इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, 4 मेहमान जुड़े हैं, जल्दी 5वें मेहमान जुड़ेंगे, परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है तुहिन सिन्हा। मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं निखिल जैन जी। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हैं, जिन्होंने उस टेरिटरी में सेना को उन्होंने सर्व किया है और बहुत उन्होंने विमान उड़ाए हैं, भारत के वायुसेना की एक ताकत बनकर रहे हैं और उस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत फ्लाइंग की है। और मेरे साथ दिव्यांश काला हैं, रिसर्चर हैं। बहुत जल्द मेरे साथ अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत कर रहा हूं तुहिन सिन्हा और निखिल जैन, 1.5 मिनट इस बयान को लेकर आप लोगों के क्या रिएक्शंस हैं। निखिल जैन, नेहरू की गलतियों का खामियाजा जो है हम भुगत रहे हैं। उस समय उन्होंने जो है इस्तेमाल नहीं किया वायुसेना का, और ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। ये सीडीएस अनिल चौहान के बयान से ये बिल्कुल साफ है। अशोक जी, सीडीएस अनिल चौहान के बयान में एक ये चीज भी कही गई कि उस समय 1962 में एयरफोर्स के यूज को एस्केलेटरी माना जाता था और इसलिए शायद नहीं किया गया। आज हम 60 साल बाद बैठ के, जब हमारे पास राफेल है, बोफोर्स है, ब्रह्मोस है, इतनी स्ट्रांग मिलिट्री है, तब ये सब बैठ के विश्लेषण करने हम लोगों के, मैं नहीं कह रहा सेना के अधिकारियों के, बट हम लोगों के बैठ के विश्लेषण करने बहुत आसान हो जाते हैं कि 60 साल पहले ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। सच्चाई ये है कि उस समय में कुछ आर्मी ऑफिसर्स का ये मानना था कि हमें एयरफोर्स यूज करनी चाहिए, लेकिन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स का व्यू ये था कि एयरफोर्स को यूज करने में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उसका रीजन क्या है? उस समय आर्मी और एयरफोर्स का कोई जॉइंट कमांड और जॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं थी। चाइना के पास अल्टीट्यूड का एडवांटेज था। हमारी एयरफोर्स यूज करी जा रही थी फ्रंट लाइन पे ट्रांसपोर्ट के लिए, उन्हें सप्लाई, सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को सप्लाईज पहुंचाने के लिए, खाना राशन पहुंचाने के लिए। और उस टाइम हमारे पास रेडार कैपेबिलिटीज लिमिटेड थी। साथ ही साथ हमें इस पे डाउट था कि क्या अगर चाइना ने हमारे बड़े शहरों पे अटैक करा, क्या हम उसे रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें एक एस्केलेटरी मोड में नहीं, एस्केलेटरी लैडर नहीं क्लाइंब करनी थी। आज कोई भी आके कहना बहुत आसान है कि नेहरू ने ये गलत करा, नेहरू ने वो गलत करा। सवाल ये है कि आज की सरकार क्या हमारी सैन्य सुरक्षा को ध्यान दे रही है? क्योंकि 15-20 साल पहले एयरफोर्स ने कहा था हमें राफेल जैसे 136 के करीब एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन आज तक सरकार केवल 10 ला पाई है और डील भी उन्होंने 36 की करी है। सवाल और जवाब और क्वेश्चन और चर्चा इस पर होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो कहा इस पर भी ज़रूर चर्चा होगी और क्या आज हम अपनी रक्षा ज़रूरतों को लेकर, लेकिन मैं इससे पहले तहसीन जी के पास जाऊँ, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले मैं तुहिन जी के पास जाऊँ, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। आपने एक बात यहाँ पर कही, आपके बाकी सारे बयान जो हैं वो उस पर डिस्कशन करेंगे। आपने कहा कि उस वक्त एयरफोर्स हेडक्वार्टर का भी मानना था कि हमें वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका सोर्स क्या है आपका, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि मेरी जानकारी में मैंने जितनी रिसर्च किया, और अभी प्रफुल्ल बख्शी जी बैठे हुए हैं विंग कमांडर, उनसे भी हम चर्चा करेंगे तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन आप सोर्स कहां से दे रहे हैं ये कि उस वक्त भारतीय वायुसेना भी मानती थी कि नहीं करना चाहिए? अशोक जी, आप हमेशा मुझसे सोर्स मांगते हैं, मैं सोर्स दे देता हूं, मैं आज भी दूंगा। बस मेरी एक इतनी सी शर्त है कि जब बीजेपी के मेरे मित्र कुछ बोले, उनसे भी सोर्स मांगिएगा। मैं इसी डिबेट में सोर्स दूंगा, इट इज माई प्रॉमिस टू यू। बट आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से भी वो सबूत मांगिएगा जो वो बातें कहते हैं।
देखिए मैं भी आपको सोच सुनिए देता हूँ 15 मिनट। सुनिए मेरी बात सुनिए। जहां मुझे डाउट होता है मैं सोर्स जरूर पूछूंगा, उनकी बात पे भी कोई डाउट होगा मैं जरूर पूछूंगा। और मैं फिर से सर, कह आपको रहा हूं, उनकी बात और पे सुनिए डाउट तो नहीं सही, होता, दिक्कत सुनिए ये तो है। सही, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मैंने कोई आपसे ये कह के, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाई करी है, जितना मैंने रिसर्च किया है, मेरी जानकारी में ये तथ्य पहली बार आया। और आपको कसम से कह रहा हूं मैं, आप मेरी बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, अगर तुहिन सिन्हा भी ऐसी कोई बात करेंगे जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी, आज तक कभी नहीं सुनी, उनसे जरूर सोर्स पूछूंगा। लेकिन क्योंकि आपने जो बात कही उसका मैंने एक लाइन, एक अल्फाज कहीं नहीं पढ़ा कि भारतीय वायुसेना भी कह रही थी, इसलिए मैंने सोर्स पूछा। मैं बता देता हूँ, हाँ, मैं बता बताइए। देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। हम्म। CIAO पे आर्टिकल है which is quoting Air Marshal HC Dewan. It is a strategic analysis and journal article on the 1962 India-China War and Kargil 1999. Air Marshal HC Dewan was the director of operations at Air Headquarters. He was quoted as advising the Chief of Air Staff against the use of offensive air support. Rugged terrain and forest cover in any FA made close air support difficult. There was no significant high-value targets worth striking. Indian troops were heavily dependent on air supply, so provoking China could risk retaliation on those lines, and keeping the IAF resources intact was seen as prudent. ये एयर मार्शल HC देवान का बयान है। आप कहें तो मैं भी आपको व्हाट्सएप पे इसका बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर दिए, लेकिन उसमें आपने जो बयान पढ़ा, एक बार वो लाइन फिर से पढ़िए जहां पर ये जिक्र है कि भारत के वायुसेना नहीं चाहती थी। वो लाइन जरा फिर से पढ़िए। सर, एयर मार्शल HC देवान वाज द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एट एयर हेडक्वार्टर्स। मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं वो पंक्ति एक बार फिर से पढ़िए जहां उन्होंने ये लिखा है कि भारतीय वायुसेना जो है वो नहीं चाहती थी कि वायुसेना का उपयोग हो। इनहिबिशंस थी, मैं फिर से पढ़ देता हूं। रगेड टेरेन एंड फॉरेस्ट कवर मेड क्लोज एयर सपोर्ट डिफिकल्ट। पहले उन्होंने कहा कि टेरेन की वजह से और फॉरेस्ट कवर की वजह से एयर जहाज भेजने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू टारगेट नहीं था। आप जहाज भेज के टारगेट मारेंगे कहां पर? कोई हाई वैल्यू टारगेट था ही नहीं। आप ये कह रहे हैं हाई वैल्यू, आप ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि मुश्किल टेरेन था, हाई वहां पर Keeping the IAF resources intact was seen as prudent, which means कि इंडियन एयरफोर्स के जहाजों को आक्रमण करने के लिए ना यूज करना समझदारी का निर्णय एयर मार्शल HC देवान, then डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एट हेडक्वार्टर्स थॉट। ठीक है, ये बात मैं प्रफुल्ल जी से, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से इस पर मैं जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन तो इनसे ना आपके पहले 1.5 मिनट जी। देखिए अशोक जी, 1962 के वॉर में जो क्षति भारत को हुई है उसने पूरे देश की अंतरात्मा में एक ऐसा चोट, एक ऐसा जख्म छोड़ा है कि आज भी वो जा नहीं रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि जितनी बार ये विषय उठे उतना जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि 1962 के वॉर के दौरान नेहरू ने ये निर्णय क्यों नहीं लिया IAF को यूज करने का। सवाल ये है कि 1950 से लेकर 1962 तक वो क्या कर रहे थे। 7 नवंबर 1950 को सरदार पटेल ने पहली बार खत लिखा। बीच में नहीं बोलिए। 7 नवंबर 1950 को पहली बार सरदार पटेल ने नेहरू को आगाह किया था चाइना के मंसूबों को लेकर। We have done everything we could to assuage Chinese feelings, to allay its apprehensions and to defend its legitimate claims in our discussions and correspondence with America and Britain in the UN. I doubt if we can go any further that we have done already to convince China of our good intentions, friendliness and goodwill. ये जो है मेरे अपनी किताब मिशन शिज़ान में भी इसको कोट किया गया था। उसके बाद भी 1954 में नेहरू जी ने आंख बंद कर पंचशील ट्रीटी साइन किया और चाइना के जो बहुत सारे सस्पिशियस एक्टिविटीज थे उसको नजरअंदाज किया। 1950 में ही जब टिबेट का टेक ओवर हुआ तो भारत स्टैंड नहीं ले पाया। 1950 से 62 के बीच डिफेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया और फिर 1960 के आसपास आनंद फानन में एक फ्रंट पोजीशन जो है भारत की सेना लेना शुरू कर दी बिना तैयारियों की। और ये सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। हिमालयन ब्लंडर जो किताब है इसमें सब का जो है लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। जी, जाहिर सी बात है, हिमालयन ब्लंडर को जिस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है वो 1962 का वॉर है, जिसमें एक नहीं कई गलतियां हुई थी, लेकिन मैं वो तमाम गलतियां जो है पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट बात क्या है, एयरफोर्स के इस्तेमाल को लेकर के, तो उस पर भी चर्चा जरूरी है। अभी निखिल जैन ने कुछ जो है बातें सामने रखी, उन्होंने एयर मार्शल HS देवान का एक आर्टिकल का जिक्र किया। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वायुसेना भी नहीं चाहती थी, वायुसेना को भी लगता था कि जो है वहाँ पर उस हाइट, वो जो टेरेन है वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वायुसेना के अनुकूल हो,
दूसरी बात, वहां कोई बहुत ऐसा टारगेट नहीं था, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। तो अगर सवाल यह है कि वायुसेना भी उसी पक्ष में थी, फिर नेहरू जी को हम दोष क्यों दें? देखिए साहब, जब आप अब डिस्कस करते हैं तो अपने फैक्ट्स थोड़ा चेक कर लीजिए। मैं आपको पूरी पहले बात को थोड़ा बैकग्राउंड, अब मेरे को समझ दीजिए, मैं आपको अभी समझाता हूं। पहले बात है नेहरू जी की थिंकिंग क्या थी। मैं नेहरू जी को ब्लेम नहीं करता। अगर किसी आदमी का नॉलेज नहीं है उसका मतलब वो ब्लेम वर्दी नहीं है। भाई उस बेचारे का किसी ने उनको नॉलेज दिया हो तो वो लेंगे। सबसे बड़ी बात थी कि जब 1950 में आर्मी चीफ जो अंग्रेज था वो जा रहा था, तो उन्होंने नेहरू जी को कहा कि चाइना बढ़ रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं ड्यूटी हैंडओवर करके मैं आपको सल्यूट करने आया हूं। मैं इतना अब बता दूं कि चाइनीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं और आप अपनी जो 25 लाख उस टाइम फौज थी हमारी, उसको डाउनग्रेड नहीं किया था, आप उसको बरकरार रखिए। नेहरू जी ने कहा चाइनीज आर माय फ्रेंड एंड मोरओवर हु वांट्स आर्मी, आई कैन मेक डू विद पुलिस। उस समय हमारी गवर्नमेंट की थिंकिंग ये थी। और जो ठाकुर स्वाति बोलने वाले होते थे, हमारे भी लोग भी थे जो कि उनको जो पॉलिटिशियन प्लीज सुनना चाहे वो बोलते थे। देखिए, जब रैंड कॉरपोरेशन ने 1995 में एक पेपर पब्लिश किया था, इंडिया की पार्लियामेंट हिल गई थी। उन्होंने कहा था इंडिया हैड नो वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब आपकी सारी लड़ाइयां 1962 खासकर में ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई, हमारी डॉक्ट्रिन नहीं थी, चिंतन नहीं था, एयरफोर्स का इस्तेमाल करें या ना करें। अब आइए बात दीवान पे। दीवान साहब से बात की गई थी, वो कहते हैं आई हैव बीन मिसकोटेड इन दैट। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि आप फाइटर्स का इस्तेमाल मत करिए। उन्होंने कहा था मैंने ये कहा था कि मेरे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को आप रोकिए मत, ये मत करिए कि हमारा जो सामान जा रहा है उसकी बात करी थी। क्योंकि नेहरू जी को अमेरिकन ने वार्न कर दिया था कि अगर आपने एयरफोर्स लेके आए तो चाइनीज बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद हर जगह बॉम्ब डाल देंगे। ताज्जुब की बात यह है उस समय चाइनीज के पास सिर्फ 4 जहाज थे, सिर्फ बॉम्बर्स IL-28, जिनकी रेंज तेजपुर से आगे नहीं थी। पर यहां किसी को पता नहीं था क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस इतनी पुअर थी। एयर चीफ मार्शल इंजीनियर ने जाके नेहरू जी को बोला कि आप एयरफोर्स को मत हटाइए वहां से। 6 स्क्वाड्रन थे पूरे ईस्ट में, हंटर्स, मिस्टियर्स, वैम्पायर्स, कैनबेरर्स, और कलाईकोंडा में 2 स्क्वाड्रन खड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे वार्न किया गया है कि अगर मैंने एयरफोर्स से इस्तेमाल किया तो हमारी सारी सिटीज में बॉम्ब कर देंगे चाइनीज। अब किसी को क्या पता, अब अंधेरी नगरी, किसी को क्या पता क्या हो रहा है। उन्होंने सारे, और हमारे पायलट्स बैठे हुए थे एयरक्राफ्ट में, रॉकेट्स और बॉम्ब लगा दिए गए थे। उन्होंने उस टाइम हटाया वहां से। एयरफोर्स नहीं मना कर रही थी, एयरफोर्स तो रिजेंट करने पे आ गई। और फिर भी लद्दाख में और चुशूल की तरफ एयरफोर्स ने फिर भी फाइटर सॉर्टिंग करी इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर्स। तो ये जो बात कहनी है ये सिर्फ दीवान साहब को की आड़ लेके ये बात ठीक नहीं है। और मैंने आज से 25-20 साल पहले आर्टिकल लिखा कैप्स के अंदर, मेरा इसी सब्जेक्ट पे आर्टिकल था। आप उसको मैं आपको भेज दूंगा और पढ़ लीजिए। ओके कमांडर साहब एक मेरा सवाल है, एक इस पूरी डिबेट में एक पक्ष ये भी है, जिसे आपने भी बताया कि नेहरू जी को ये जानकारी दी गई थी, ये उनको कहा था कि भाई अगर हमने वायुसेना का इस्तेमाल किया तो अमेरिकन ने दी थी जानकारी कि भाई अगर किया तो फिर जो है वो भारत के जो है बड़े शहरों पर हमला कर देंगे। तो ये भी बता दूं क्यों किया था, ये भी बता दूं क्यों कहा था। हाँ नहीं वो आप बताइए मेरे सवाल के साथ आप उसको भी बताइए। उस टाइम क्यूबा क्राइसिस चल रही थी। अमेरिका को ये डर था कि अगर चाइनीज ने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल की लड़ाई बढ़ गई तो मेरे को आना पड़ेगा भारत को की रक्षा के लिए। ठीक है, चाइना अमेरिका कुड नॉट टेक 2 जॉब्स टुगेदर दैट टाइम। नहीं वो ठीक है, अमेरिका का पक्ष तो समझ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नेहरू जी का पक्ष समझना जरूरी है ना, कि अगर उनको लगता था कि वास्तव में भारत के जो तमाम बड़े शहर हैं उन पर चीन हमला कर देगा, तो क्या ये नहीं है कि उन्होंने शायद एक संयमित फैसला लिया, ये नहीं कह सकते हम? उन्होंने फैसला लिया ऑन मिस इन्फॉर्मेशन और एयरफोर्स के कमांडर से बात नहीं करी। और मैं बताऊं, जब वो बात करते ही नहीं थे वो गुस्सा हो जाते थे। एंड नोबडी वांटेड टू फेस नेहरू इन एंगर।
ओके। ये प्रॉब्लम थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं तो उस टाइम स्कूल में था, आप तो शायद पैदा में नहीं हुए होंगे। जी। उस समय की बात है, when Nehru nobody could face him, very few people could even stand up to him। तो ये प्रॉब्लम थी, और उस समय वही बात हुई। और चाइना के पास में था ही नहीं जहाज, उनके IL-28 में फ्यूल प्रॉब्लम थी, 4 जहाज थे सिर्फ पूरी एयरफोर्स में। ये आप तमाशा देखिए। और उसके बाद हम पूरी RAF की, ब्रिटिश एयरफोर्स की, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, आप कभी उसको दे। और उसके ओके, आपने जो बात कही इसमें एक पक्ष बिल्कुल साफ है कि नेहरू जी उस वक्त जो है ये जो थोराट, जनरल थोराट थे, उनकी किताब में भी, आ रहा हूँ निखिल जैन, जनरल थोराट की किताब में भी ये लिखा है कि वो जो है लगातार जो है राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व में जो है उनके बीच कोई समन्वय नहीं था, और मिसट्रस्ट भी था। और कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जनरल थोराट जो है भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष हो सकते थे, लेकिन कृष्णा मेनन और नेहरू जी, उनकी जो सलाहें थी वो इनसे इतना ज्यादा वो थे कि उनको सेनाध्यक्ष बनने भी नहीं दिया गया। ये भी बहुत सारे लोग मानते हैं, सैन्य अधिकारी मानते हैं, जो सेना के विश्लेषक हैं। लेकिन हाँ, मैं आ रहा हूं निखिल जैन आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं एक बात, भाई आप सोचिए ना, जनरल थोराट की किताब में लिखा है कि उन्होंने अक्टूबर 1959 में जो रिपोर्ट दी, उसको नेहरू जी 3 साल बाद पढ़ते हैं। 3 साल बाद सेना के एक ईस्टर्न कमांड का जो हेड है, वो आपको एक रिपोर्ट भेज रहे हैं, और वो उसको पढ़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था, तो किस चीज के लिए समय था? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं विंग कमांडर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि एयर मार्शल HC देवान ने अपने बयान ये कहा था कि मुझे मिसकोट किया गया है, उसका प्रमाण अगर मिल पाता, क्योंकि मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, जाहिर सी बात है उन्हें एयरफोर्स के बारे में मेरे से ज्यादा पता होगा, तो मुझे नहीं लगा कि वो शायद कुछ गलत कहे हैं, लेकिन जब मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे नहीं मिला। इसका कोई सूत्र मिल जाए, प्रमाण मिल जाए, तो शायद मैं भी अपनी जानकारी बढ़ा सकूं। ठीक है। रही बात नेहरू ने 3 साल तक वो रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ी, एक मिनट, मैं एक बार प्रफुल्ल बख्शी जी, कमांडर साहब रिस्पॉन्ड कर दे, फिर कमांडर साहब रिस्पॉन्ड करें प्लीज। देखिए, ऐसा है, जब दीवान साहब बात कर रहे हैं, एक तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट पायलट थे, वो फाइटर पायलट नहीं थे, सबसे बड़ी बात ये है। और उनका जो विचार था, उनको लिमिटेड टू द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, और वहां पे जो सप्लाई हो रहा था हमारी फौजों को, वहां पे रोड्स थी नहीं, बड़ी बुरी हालत थी। तो अब वैसे भी अभी तो वो हालत जो है, आप जाके देखिए वो कैसी होती है। और इसलिए मैं दीवान साहब को यहां तक इतना कहना, जब उन्होंने कहा कि भैया मैंने कभी फाइटर मना नहीं किया, और OP मेहरा जो उनके एयर 1 थे, सरसों थे उस टाइम ईस्टर्न एयर कमांड में, वो आर्मी एयर चीफ बने, वो खुद कह रहे हैं, OP मेहरा ने बोला जो कि ये ऐसी बात नहीं थी, एयरफोर्स नेवर रिफ्यूज, बल्कि वी वर वांटिंग इट। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि हमारा ट्रांसपोर्ट एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारी आर्मी धरी धराई रह जाएगी। ये बात थी, पर इसको मिसकोट किया गया है। और अब हम प्रूफ दे, उस टाइम हमें पता होता कि हम ऐसे डिबेट में बैठेंगे तो हम भी खोज के कहलाते, हमें समय नहीं था इस बात को ढूंढेंगे। और वो उन्होंने कोई लेटर में थोड़ी बोला, उन्होंने बोला इन पब्लिक कि अब आई बीन मिसकोटेड, आई नेवर सेड कि यू डोंट यूज फाइटर एयरक्राफ्ट। और आप उस टाइम के पायलट्स जो बैठे हुए थे कॉकपिट में, मैं उनसे बात करा सकता हूँ, आप टेलीविजन पे ले आऊंगा, मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं। नहीं कमांडर साहब, आपको मैं, आपको जाहिर सी बात है, आप इतना समय सेवा में दे चुके हैं, आपके सब लोगों से संबंध है, आप वैसे नहीं कहेंगे। लेकिन निखिल, मैं फिर आ रहा हूं इस बात पर, 3 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रिपोर्ट नहीं देखने का, इसका क्या तर्क दिया जाए? आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं निखिल जैन, उसके बाद रोहिन जी आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, ये बयान है कहीं का कि उन्होंने 3 साल तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। विंग कमांडर साहब भी जैसे नहीं ढूंढ पा रहे, तो मैं भी इस डिबेट पे जब आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये भी एक चर्चा का विषय होगा, क्योंकि 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स
क्यों यूज हुई या क्यों नहीं हुई, उस पे तो मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल पढ़ाई लिखाई करी थी। अब नेहरू जी के एक एक वो रिपोर्ट कौन सी पढ़ते थे कौन सी नहीं पढ़ते थे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं। ओके, शायद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मैं पढ़ के शायद इस पे जवाब दे पाऊं। ओके, ठीक है, क्योंकि वैसे तो हर चीज का जवाब आई एम देना- नॉट ए मिलिट्री हिस्टोरियन। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं, निखिल, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है, ये पुराना एक पुराना विषय है, आज ये चर्चा में आ गया। और हालांकि मतलब 62 की जो ब्लंडर्स हैं उसको लेकर बहुत कुछ ऑलरेडी कहा जा चुका है, बहुत कुछ वो फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज में, किताबों में बहुत कुछ आ चुका है। अब अगला ये जो नया पक्ष था, इसलिए हमने इस पर चर्चा करनी जरूरी समझी, क्योंकि उन हिमालयन ब्लंडर में एक दो और ब्लंडर जो हैं वो जनरल थोराट की किताब से जुड़ जाते हैं। तो लगता है ब्लंडर्स तो हमने किए हैं और बहुत सारे किए हैं, क्योंकि अगर ब्लंडर नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन तोहिन जी, अभी इसी कंटेक्स्ट में जो है निखिल जैन ने सवाल उठाया, भाई हमको आज के कंटेक्स्ट देखना चाहिए ना, आज हमको कितनी राफेल की जरूरत है और कितने विमानों की जरूरत है। हम उस पर चर्चा ना कर, चर्चा हम इस पर कर रहे हैं कि भाई पहले 1962 में क्या हुआ। देखिए, इनकी सरकार ने 10 साल में 2004 से 14 के बीच रफाल का डिसीजन ले ही नहीं पाया, बल्कि जब डिसीजन फाइनल होने को आया तो इसलिए जो है एक बार कैंसिल कर दिया डील, क्योंकि उसमें जो है इनको सही जो है वो नहीं मिल पा रहे थे, किकबैक्स नहीं मिल पा रहे थे। तो 2 साल के अंदर 2016 में रफाल का डील साइन हो गया था पहली बार। इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें ब्रोकर्स दूर दूर तक नहीं है, और 36 रफाल जो है बहुत क्विक टाइम में शीघ्रता के साथ हमें डिलीवर हो चुके हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं यही जानते हैं। और अभी जो आपने एक्विजिशन लिस्ट देखा है अगले 15 वर्षों का, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अगला 15 वर्षों का जो एक्विजिशन प्लान है और जो एक्विजिशन लिस्ट आपने देखा है, उसमें मुझे लगता है कि भारत जो है नंबर 1 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश होगा। और आज भी HAL और BEL जैसी कंपनीज जो है उनके पास विश्व भर के ऑर्डर्स हैं। ब्रह्मोस जो है आज फिलीपींस से लेकर साउथ अमेरिका से लेकर अनेक कंट्रीज खरीद। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी तुलना भी करनी चाहिए नेहरू के युग से। नेहरू जो है सुरक्षा की दृष्टि से वो एक डिजास्टर थे, POK हो जाए या चाइना हो जाए। और अगर किसी सरकार ने पूरी तरह से उनके नक्शे कदम पर चलने का काम किया तो वो UPA 1 थी, जिन्होंने एक गुप्त MOU साइन किया चाइना के साथ। और 26/11 के बाद, आपको याद होगा 26/11 के बाद भी एक स्टेटमेंट है काला अधिकारी का, मुझे याद नहीं आ रहा वो नेवी चीफ है या एयर चीफ है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, एक्स नेवी चीफ जो अब है, कि हमने गुहार की थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट करिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये अगर कोई सरकार नेहरू के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है किसी सरकार ने, तो UPA 1 की सरकार ने, और उन्होंने भी हमेशा राष्ट्र हितों को कुर्बान किया। देखिए, मैं अगर प्रेजेंट सिनेरियो में जाना चाहूं और आज की सरकार का और UPA सरकार का ही अगर कंपैरिजन करने लगूं, एक मिनट निखिल जैन रुकिए, तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, अगर उन पर चर्चा करना शुरू करें तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। बस एक पॉइंट मैं रख दूं और जरूरत पड़ेगी तो, मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक ही बात बता दूं कि उस समय भारतीय सेना के पास, भारत के जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं थी। ये जो है AK एंटोनी साहब का संसद में दिया जो उनका जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया जवाब है, 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, जो 2009 में मांगी गई थी, सेना की तरफ से कहा गया था 2009 में कि हमको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। आप सोचिए कि हमारी सरकार, UPA की सरकार 2009 का ये बात जो है 2013 तक प्रोवाइड नहीं कर पाई। 2013 का ये जवाब है कि हाँ मांगी गई थी लेकिन वो हुआ नहीं। अब वो क्यों नहीं हुआ उसको लेकर भी बड़े सारे कारण है कि भाई उनमें करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बड़ी सारी चीजें थी। लेकिन आज जो है भारत, आज का भारत क्या है, आज का भारत 100 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारा वो भारत था कि हम बुलेट प्रूफ जैकेट जो है खरीद नहीं पा रहे थे, हमारे सेना की जरूरत थी, सेना को हमने बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के छोड़ दिया था, और आज हम 100 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अंतर तो बहुत है, इसलिए मैंने कहा कि ये अंतर समझना हमें जरूरी है, क्योंकि भारत की रक्षा जरूरतों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोई भी सरकार हो, क्योंकि रक्षा जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, उस पर कोई भी सरकार हो उसको हमेशा सोचना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, मैं दिव्यांश कल आपके पास भी आऊंगा, निखिल आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। जनरल साहब, ब्रेक के बाद हिंग देना, वो वाली AMD Edge की सुपर हीट
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। दिल्ली में कारोबार करना अब आसान। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। पुलिस लाइसेंस का झंझट खत्म। 65 ग्रीन इंडस्ट्रीज की मंजूरी सिर्फ 20 दिन में। सिंगल विंडो से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया। 8 लाख व्यापारियों को मिला मजबूत सहारा। दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर पीएम की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक। गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दो टूक आप देख रहे हैं दो टूक में। आज हम चर्चा कर रहे हैं 1962 में नेहरू की भूल चुभते हैं आज भी हार के शूल। और इसलिए चुभ रहे हैं क्योंकि उसको लेकर 1962 की जो हिमालयन ब्लंडर थी, उसको लेकर कोई ना कोई तथ्य बार बार सामने आता और लगता है कि उस वक्त हमने इतनी भारी भूल नहीं की होती और नेहरू की सरकार ने प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की तरफ से ऐसी ब्लंडर्स नहीं हुई होती तो 1962 में भारत के ऊपर जो एक दाग लगा है कि भारत युद्ध हारा, वो दाग शायद भारत के ऊपर आज तक नहीं होता। लेकिन अब वो चीज़ इतिहास में दर्ज हो चुकी है। पर इतिहास के पन्नों से जो चीज़ें सामने आती है, अब जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है वो ये है कि उस वक्त हमने जो है भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया। और जनरल थोराट जो उस वक्त ईस्टर्न कमांड के हेड थे, उनकी किताब का विमोचन करते हुए CDS जनरल अनिल चौहान ने यह बात कही कि अगर 1962 में हमने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो हमको जो थल सेना थी उसको तैयारी करने का वक्त मिल जाता और चाइना इतना एग्रेशन में नहीं आता, चाइना इतना आगे नहीं बढ़ पाता। और शायद जो 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, वो कब्जा भी नहीं कर पाते। इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं, दिव्यांश कालायर मेरे साथ रिसर्चर हैं, और मुझे जानकारी दी गई अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उनका जो नेटवर्क है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निखिल जैन बोलिए, आपका समय जी। सर फिर से मैं कोट के साथ बता देता हूं। तो हिंदू में आर्टिकल है 2 दिसंबर 2016 का, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए। एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एप्सपी इंजीनियर ने आईबी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करी थी। रही बात इस चीज की कि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एयर मार्शल HC देवान ने अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करी। अगेन मैं कुछ नहीं ढूंढ पाया। इफ एनीथिंग मुझे मल्टीपल आर्टिकल्स मिल रहे हैं जहां पर अलग अलग तरीके से बिल्कुल सेम बात लिखी गई है।
रही बात जहां पर सरकार ने एक इंटेलिजेंस इनपुट पे बैठी रही या फिर सेना की कोई रिपोर्ट नहीं पड़ी, तो फ्रंटलाइन की 1 साल की एक पूरी लंबी खोजी पत्रकारिता उन्होंने करी और उसके बाद उन्होंने पाया कि 2 जनवरी 2019, 3 जनवरी 2019, 7 जनवरी 2019 करते करते 13 फरवरी 2019 तक 11 डिफरेंट इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि इस तरीके का हमला हो सकता है जैसा 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हुआ था। 13 फरवरी की रिपोर्ट तो बहुत क्लियर थी। इंटेलिजेंस इनपुट वार्नड ऑफ एन आईईडी अटैक बाय द जेईएम अलोंग द रूट्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। साफ साफ बता दिया गया था और उसी दिन से या थोड़े दिन पहले सीआरपीएफ ने रिक्वेस्ट भी करा था कि 78 गाड़ियों का कॉन्वॉय नहीं भेजा जाता, आप इन्हें एयरलिफ्ट करिए, लेकिन भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी थी। उस इंटेलिजेंस इनपुट फेलियर पे भी हम बात कर सकते हैं, वो शायद ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, मैं अपनी डिबेट में ऑफ इंडिया को कोट नहीं करता हूं। मैं कभी अपनी डिबेट में ऑफ इंडिया के कागज लेके नहीं बैठता हूं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास हमेशा हिंदू और फ्रंटलाइन के कागज होते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के भी होते हैं, इंडिया टुडे के भी होते हैं, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, मैं मुझे एक बात कहनी। ये हिंदू वही अखबार है जिसने खबर छापी थी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय कि भारत के 6 जो हैं, भारत के राफेल जो हैं वो गिरा दिए, भारत का नुकसान हो गया। और उसके बाद इसी हिंदू ने थोड़े दिन बाद उसके लिए चुपके से छोटी सी एक लिख के माफी मांग ली, ठीक है, छोटा सा एक कॉलम में छापा, नहीं वी आर सॉरी। तो मुझे लगता है कि जिनको आप कोट करते हैं थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी देख लिया करिए कि वो कब एक खबर छापते हैं, थोड़े दिन बाद जो है किस तरह से राफेल को लेकर एनराम के आर्टिकल्स, राफेल को लेकर एनराम के दस्तावेज जो उन्होंने दिए थे जिसको लेकर कांग्रेस उछल रही थी, बाद में पता चला कि वो दस्तावेज जो काटे हुए थे, आधे आधे अधूरे छापे गए। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप ऐसे अखबारों को कोट मत किया कीजिए जो आप यहां कोट कर दें, कल को 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद वही अखबार खुद माफीनामा छाप देनी, नहीं हमारी तो माफी है जी, हमने ऐसा कुछ नहीं है, गलती से छाप दिया था। सिर्फ इतना निवेदन है मेरा। अशोक जी, गलतियां सबसे हो सकती हैं, मेरे से भी होती हैं, तुहिन जी से भी होती हैं, शायद आपसे भी होती होंगी, कम से कम ये गलतियां होती हैं। हमारे भारत के न्यूज चैनल्स ने लद्दाख पे कब्जा करवा दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, किसी ने कोई माफी ना। गलतियां होती है, ब्लंडर नहीं होते और जानबूझ के एजेंडा सेटिंग नहीं होती, दोनों में फर्क होता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप कहेंगे मैं कभी भी इस तरह की मैं जो लेकर बैठता हूं मैं उसको 2-3 जगह से वेरीफाई करता हूं और उसके बाद मैं वो कागज लेकर बैठता हूं। लेकिन आप हिंदू फ्रंट लाइन, मुझे लगता है वो थोड़ा सा उससे बचिए, क्योंकि क्या है ना, मैंने निखिल जी सुनिए, मेरी एक सलाह है, क्योंकि क्या है ना, हिंदू की तो अपनी क्रेडिबिलिटी पहले ही वो डाउन कर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि निखिल जैन की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मेरे शो में आते हैं, निखिल जैन की क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, तो इसीलिए ऐसे अखबार मत कोट किया करिए जो बाद में माफी मांग लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, डिफेंस जर्नल्स, इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, 2 जगह से मैं निखिल जी कह रहा हूं 2 जगह से उठा लिया करिए, 2 जगह से उसको रीचेक कर लिया करिए, तो उससे फायदा होगा। चलिए कमांडर, मैं चाहूंगा तुहिन जी भी 2 जगह से सोर्स दें अपनी बातों का। क्या चीज? मैं चाहूंगा कि तुहिन जी जो बातें कह रहे हैं या विंग कमांडर साहब ने जो बातें कही है, या नहीं, आपको जो लगे, आप तुहिन जी की जिस बात को चैलेंज करना चाहते हैं आप जरूर पूछिए, मुझे दिक्कत नहीं है, पर कमांडर बख्शी का वक्त है जी। अशोक जी, मैं अर्ज ये है कि अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी ट्रिक मैंने देखी है टेलीविजन में कि बात इधर उधर की करो तो समय निकल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब नेहरू जी ने एयरफोर्स को कह कि आप खाली कर दीजिए नॉर्थ ईस्ट, उसी रात को उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि मुझे 12 स्क्वाड्रन F-104 चाहिए, स्टार फाइटर। ये मतलब क्या हुआ? आप एयरफोर्स को निकाल रहे हैं और वो स्टार फाइटर ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो एडवाइजर्स थे उनके, सिक्योरिटी एडवाइजर्स, जो फॉरेन एक्सपर्ट एडवाइजर्स थे, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली वर नॉट एडवाइजिंग हिम, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और इतनी दहशत फैलाई हुई थी उन्होंने मिनिस्ट्रीज में कि कोई उनके खिलाफ जाता नहीं था, सब चुप करके हाँ में हाँ मिलाते थे। ये प्रॉब्लम थी, जिसको आप मान लीजिए, जब उन्होंने कॉल को बना दिया हेड आर्मी का, वहां पे बना दिया विद नो एक्सपीरियंस, वॉर एक्सपीरियंस, और फ्रॉम सप्लाई कोर। उसके बाद में क्या हुआ? नोबडी बॉदर्ड टू आस्क हिम, किसी भी पेपर ने नहीं लिखा उसके बारे में। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ठाकुर साहब के खिलाफ जाएं। ये सारी हमारी बड़ी पुरानी बीमारी है, इसके कारण हम पिट रहे हैं। तभी तो आपने कारगिल में भी एयरफोर्स को लाने में 27 दिन लगा दिए। क्यों लगाए 27 दिन? क्यों नहीं पहले दिन एयरफोर्स गई? वी डोंट वांट टू एस्केलेट वॉर। ये कोई बात है? एस्केलेट वॉर?
वॉर तो सामने से हो गई, अब उसको एस्केलेट करें। लेकिन आपने कमांडर साहब आपने जो जिक्र किया ना, मैं उसको कोट कर दूं क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे लगता है नेशनल टेलीकास्ट पे वो कहनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो 1961 में जो एन.के. रसगोत्रा जो भारत के पूर्व विदेश सचिव थे, उनकी किताब है लाइफ इन डिप्लोमेसी, उसमें उन्होंने 1961 में ये उस किताब में लिखा है कि 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को ये पेशकश की थी, नेहरू जी को पेशकश की थी कि भैया चीन जो है एग्रेसिव हो रहा है और आपको हम परमाणु बम बनाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। ये एन.के. रसगोत्रा की किताब है और वो कहते हैं, कैनेडी ये कह रहे थे कि भाई दरअसल हम आपको इसलिए मदद करना चाहते हैं क्योंकि एशिया के अंदर भारत जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके पास जो है वो परमाणु हथियार रहे और किसी के पास नहीं, भारत इसमें आगे रहे, तो जॉन एफ कैनेडी मदद करना चाहते थे। लेकिन ये किताब ये भी कहती है कि नेहरू जी की दिलचस्पी अमेरिका की मदद लेने की बजाय किसी और चीज में थी। मैं उस किसी और चीज का जिक्र यहां नहीं करना चाहता, मैं अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं, लेकिन वो एन.के. रसगोत्रा की किताब कहती है कि नेहरू जी की दिलचस्पी कैनेडी में नहीं थी बल्कि कैनेडी से जुड़े कुछ लोगों में थी। तो वहां मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ये सब चीजें और उस चिट्ठी का भी जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो 19 नवंबर 2062 को 2 पत्र लिखे गए थे कैनेडी को नेहरू जी की तरफ से, और भारत की तमाम भारत की तमाम लाइब्रेरी से वो चिट्ठियां नहीं मिलती, लेकिन जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी और जो म्यूजियम है वहां से ये चिट्ठी जो है सामने आई, क्योंकि भारत से इस चिट्ठी को गायब कर दिया गया था कि नेहरू जी ने जब पिटने लगे तो फिर अमेरिका से जाके शरण ली थी, जब अमेरिका मदद करने को तैयार था तब अंगूठा दिखा दिया था। बोलिए जी, बोलिए तो जी, फिर मैं आ रहा हूं। क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है कि आप आधी अधूरी बात करें, आप पूरी बात बताइए सर कि किस चीज में नेहरू जी की दिलचस्पी थी। पिछले बार भी मैं आपके शो पे था तो मुझे अच्छा लगा कि आपने कुछ तस्वीरें दिखाई कि जब कश्मीर जल रहा था नेहरू जी क्या कर रहे थे, तो आप खुलकर बात करिए। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि देखिए, ये युद्ध जो था चाइना के साथ, ये 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर तक चला था। कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो युद्ध के बीचों बीच 19 नवंबर को ब्रॉडकास्ट करता है और कहता है कि माय हार्ट गोज आउट टू पीपल ऑफ वो पूरा असम का जो रीजन था, एक रीजन था असम एंड NEFA जो अरुणाचल का इस वक्त रीजन है, माय हार्ट गोज आउट टू पीपल ऑफ दैट रीजन, और पल्ला झाड़ लेता है कि अब आप लोग जो है आपके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति बहुत खराब है। कौन ऐसा प्रधानमंत्री कर सकता है? तो मुझे लगता है देखिए 1960 से जो है ऐसी भी खबरें हैं कि फॉरवर्ड पॉलिसी आरंभ हो गया था, लेकिन आनंद फानन में बिना किसी प्लानिंग में हमारे फौज जो है फॉरवर्ड पोजीशंस तो ले रहे थे, लेकिन जो है बैकअप और मॉडर्नाइजेशन का काम चूंकि पिछले 10 वर्षों में शून्य था। ये पूरा युद्ध जो था एक पूरा मिसकैलकुलेटेड युद्ध था, और ये उनके युद्ध के दौरान भी जो 32 दिन का युद्ध था, इसके दौरान भी उनकी मिसकैलकुलेशंस और मिसरीडिंग जो है वो व्याप्त थी। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं दिव्यांश, माफी चाहता हूं, सीधा उसके बाद ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। अगले 3 मिनट जो है दिव्यांश का हालांकि, क्योंकि उनके पास भी रिसर्च किया कुछ मैटर जरूर है। मैं आ रहा हूं ब्रेक के बाद। A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award. आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे,
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं 1962 नेहरू की भूल आज भी चुभते हैं शूल, इसी पर लेकर चर्चा कर रहे हैं। और उस वक्त नेहरू जी ने जो गलतियां की उसकी सजा जो है देश को मिली। नेहरू जी की गलतियों का जो है भुगतान देश को करना पड़ा, भारतीय सेना को करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त भारतीय वायुसेना का अगर इस्तेमाल कर लिया होता तो ऐसी हार भारत को नहीं मिलती। सब इस कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं। दिव्यांश काला जी। अभी मैं एक छोटे से इंटरवेंशन से स्टार्ट करता हूं। निखिल जी ने एक आर्टिकल कोट किया ना द हिंदू का, निखिल जी उसको आप लास्ट की उसकी एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक समझ आ जाएगा। अभी कांग्रेस का पूरा एक एजेंडा था ना, प्रधानमंत्री को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सरेंडर, यूएस इंटरवेंशन, उसी का मैं एक लास्ट लाइन कोट कर रहा हूं। उसमें उन्होंने JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस बाय ब्रूस रिडल की जो किताब है उसको कोट किया और उसको कोट करते हुए लिख रहे हैं द हिंदू के आर्टिकल में, JFK gave Nehru the support he needed to signal Mao not to go too far. Later, the Indian Prime Minister was to publicly acknowledge that one of the factors that halted the war was the speed of the American response. यानी अमेरिका के रिस्पॉन्स के कारण वो युद्ध रोकना पड़ा। तो आज की परिस्थिति के हिसाब से उस, और अभी जो सरेंडर और सारा चलाया था, तो क्या यूएस को सरेंडर किया था क्या नेहरू ने? नंबर 1। नंबर 2, आज की जो चर्चा है उसका एक अगर देखा जाए, वास्तव में नेहरू का इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप युद्ध या डिफेंस पॉलिसी को लेकर था ही नहीं। विश्व मानव बनने की जो नेहरू की परिकल्पना थी उसके हिसाब से नेहरू ने सारी नीतियों को चलाया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं निखिल जी, और मैं कोट करने वाला हूं। अब मैं बोलता हूं 1928 कांग्रेस का केरल का अधिवेशन में नेहरू का मैं भाषण कोट कर रहा हूं। नो डेंजर थ्रेटन्स इंडिया फ्रॉम एनी डायरेक्शन एंड इवन इफ देयर इज एनी डेंजर वी शैल कोप विद इट। ठीक है, शुरुआत में कमांडर साहब ने एक अंग्रेज अफसर का नाम लिया। उन अंग्रेज अफसर का नाम था जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। एक भारत के पहले कमांडिंग इन चीफ थे। वो नेहरू के पास एक डिफेंस पेपर लेके गए। उन्होंने कहा कि साहब हमारी एक डिफेंस पॉलिसी, एक व्यवस्थित डिफेंस पॉलिसी होनी चाहिए। उसके उत्तर में नेहरू ने जो बात बोली वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेहरू बोल रहे हैं, रबिश, टोटल रबिश, वी डोंट नीड अ डिफेंस पॉलिसी, आवर पॉलिसी इज अहिंसा, वी फोरसी नो military threats as far as I am concerned. You can scrap the army, the police are good enough to meet our security needs. पुस्तक का नाम भी मैं बता देता हूं, वो है 1962 द वॉर दैट वॉजेंट, शिव कुणाल वर्मा की पुस्तक है। निखिल जी आप उसको पढ़ लें, आपके एक भ्रांति ये भी हो जाएगी। तीसरी जो बात थी, अब एसपीबी थोराट साहब का हमने एक बहुत शुरुआत में अशोक जी ने वहां खबरधार में एक वो प्रेजेंटेशन दिया था कि 1959 में उन्होंने दिया। 1960 में 17 मार्च 1960 को उन्होंने ऑपरेशन लाल किला करके एक फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी थी। लाल किला में उन्होंने एक पूरा टाइम फ्रेम उन्होंने बताया कि इस समय पे चाइनीज मूवमेंट, उस ट्रूप मूवमेंट को लेकर के उन्होंने पूरा स्टडी किया और बताया कि किस समय चाइना एग्रेसिव होकर भारत की सीमा में घुसेगा। क्या किया नेहरू ने? नहीं पता। 3 साल होना पड़ी नहीं। तीसरा, उस सबसे ज्यादा, मैं भारत के सबसे बड़े नेता
रहे ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को कोट करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर की दो भाषण बड़े अशोक जी रोचक हैं। एक उन्होंने 8 नवंबर 1951 को लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्रों के बीच भाषण दिया था, वो भाषण में उन्होंने नेहरू की जो विदेश नीति थी उसके बारे में क्या बोला, वो मैं कोट कर रहा हूं। द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी फेल टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर, व्हाई शुड नॉट इंडिया गेट अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाई हैज द प्राइम मिनिस्टर नॉट ट्राइड फॉर इट, India must choose between parliamentary democracy and the communist way of dictatorship and come to a final conclusion। 1954 में पंचशील हुआ। पंचशील को लेकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं 26 अगस्त 1954 को उनका राज्यसभा का भी एक भाषण है। उसमें वो बोल रहे हैं, आई एम समवॉट सरप्राइज्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड टेक दिस पंचशील सीरियसली। द पंचशील, एज यू सर नो इट वेल, इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड इफ मिस्टर माओ had any faith in the Panchashil, he certainly would treat the Buddhist in his own country in a different way। There is no room for Panchashil in politics and secondly not in the politics of a communist country। नेहरू के इंटेलेक्चुअल माइंडस्केप में विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर के कोई एक क्लियर कंसेप्शन था, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपने जो जिक्र किया उसके कई सारे प्रमाण और भी हैं। एक चीज और बता दूं, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो है, ये जो आपने अंबेडकर जी का कोट किया उससे जो मतलब निकलता है, सिर्फ ये नहीं कि नेहरू जी की जो भारत की रक्षा नेतृत्व था, बल्कि जो राजनीतिक नेतृत्व था। अगर अंबेडकर जैसे लोगों को नहीं सुन रहे थे, मेरे पास एक आर्टिकल है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने चाइना को लेकर कई बार समझाया, उसको नहीं सुन रहे थे, तो मतलब कहीं ना कहीं नेहरू सोच रहे थे कि वही सब कुछ जानते हैं और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। निखिल, माफी चाहूंगा, 30 सेकंड में बोल दीजिए। अच्छा 30 सेकंड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मेरे ख्याल से मेरे मित्र ये चाहते हैं कि एक जाते हुए कॉलोनियल आर्मी ऑफिसर की बात सुन के इंडिया को अपने नेबर से झगड़ा मोल ले लेना चाहिए। दूसरा, कैनेडी वाली जो बात कही गई कि कैनेडी ने न्यूक्लियर वेपन्स देने की बात करी थी, वो एकदम झूठी बात है, क्योंकि कैनेडी की पॉलिसी थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की। सर, ये आप भारत के पूर्व विदेश सचिव NK रसगोत्रा की किताब पढ़िए और उसके बाद अगर मुझे लगता है, आपको लगता है, तो आपको उस किताब को काउंटर करना चाहिए। तो चलिए, मुझे लगता है समय कंप्लीट हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है, जो मैंने कहा कि 1961 की बात की, वो किताब थी NK रसगोत्रा की, भारत के पूर्व विदेश सचिव की। उसको आप झूठा नहीं कह सकते, मुझे लगता है सोच समझ के बोलना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।